वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार उपस्थित हूँ कि ऐसे सेट लेकर जो पिछला आया हुआ सेट है और यह एमटीएस का है जो आपको काम करेगा बीपीएससी से लेके बिहार एसआई हो या यूपीएसआई हो या आने वाले ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 एग्जाम हो। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखते रहे आज के जीके जीएस का मैराथन क्लास। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय दर्शन के मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन था। सवाल है कि भारतीय दर्शन के मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन था। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है और ऑप्शन को हम करेंगे ट्रीटमेंट। मीमांसा स्कूल जरा देखिएगा, सवाल पूछा है कि मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन जरा देखेंगे कि ऑप्शन है कपिल है, ठीक है, कपिल है, कपिल के साथ साथ देखेंगे उसके बाद है पतंजलि है, पतंजलि के साथ साथ देखेंगे कि फिर है उलुक कनाद है, उलुक कनाद है, उलुक कनाद, और उलुक कनाद के बाद हम देखेंगे जैमिनी है, जैमिनी है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना था या आखिर मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन है। तो हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि कपिल को माना जाता है सांख्य दर्शन का जनक, ठीक है। बहुत बार सवाल आ चुका है कि सांख्य दर्शन के जनक किसे माना जाता है या सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो कपिल मुनि को माना जाता है। पूछता है कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, कपिल। पतंजलि को जरा देखें, पतंजलि ऑप्शन है, यानी योग दर्शन का अगर पूछ लेगा कि योग दर्शन के संस्थापक या प्रतिपादक किसे माना जाता है तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। अब सवाल है कि उलुक कनाद की बात कर रहा है। उलुक कनाद यह किसके प्रतिपादक हैं या किसके संस्थापक हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, उल्लुक कनाद को, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं बाबू, न्याय दर्शन। शायद शायद गौतम को न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। उल्लुक कनाद कौन सा है याद नहीं आ रहा, ठीक है। और जैमिनी के बारे में देखेंगे, जैमिनी के यानी उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और एक और कौन सा आता है जिसको हम कहते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, यह इसका संबंध किससे है तो जैमिनी से। यह सवाल भी यही पूछ रहा था, मीमांसा स्कूल तो कौन सा आ जाएगा तो जैमिनी आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई। सवाल है कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कौन सी हुई तो कब हुई। तो झेलम का युद्ध देखेंगे कि यह झेलम का युद्ध जो होता है यह कब होता है तो 326 ईसा पूर्व। याद है 326 ईसा पूर्व। निशु बताना बाबू, 326 ईसा पूर्व। और यह 326 ईसा पूर्व में जब होगा तो यह किसके किसके बीच में होगा ये हमें देखना है। तो किसके किसके बीच होगा तो सिकंदर सिकंदर के बीच होगा और किसके बीच होगा पोरस के बीच होगा, ठीक है। और इसका नाम एक और है, पूछता है झेलम युद्ध का दूसरा नाम क्या है। इसको कहते हैं हाइड एंड स्पीच, हाइड एंड स्पीच युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इसको एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है, बीतस्ता का युद्ध कहा जाता है, बीतस्ता का युद्ध कहा जाता है, बीतस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो पूछेगा कि झेलम का युद्ध कब हुआ था 326 ईसा पूर्व, किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस का, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड एंड स्पीच का युद्ध कहते हैं या बीतस्ता का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ही खत्म होता है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। ऑप्शन है कपिल कुल, लुम्बिनी कुल, शाक्य कुल, जनत्रिका कुल। तो शाक्य कुल, शाक्य कुल। थोड़ा सा गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध की बात करें, दिख रहा है कि नहीं, शायद कट रहा था उधर, मिटाते चलते हैं, मिटाते चले। चलिए कुछ लोग लिख भी रहे हैं जल्दी जल्दी, क्या बात है। चलो जो लोग अगर लिख पाओ तो लिख लेना, नहीं मैं तो स्पीड चलूंगा, और जिंदा छूटे वो देख लेंगे। मिटा दें, हाँ ना बोलना, सब जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन होगा। जिनकी स्पीड है वो लिख डालेंगे, जिनकी स्पीड नहीं है वीडियो को देख लेंगे।
बोलना पीछे से मनीष। तो गौतम बुद्ध की बात कर ली, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जो जन्म होगा वह किस कुल में होगा? तो ऑप्शन दे रहा है शाक्य कुल, और यही आंसर है, शाक्य कुल में जन्म लिए थे। ठीक है, जब गौतम बुद्ध शाक्य कुल में होंगे तो महावीर किस कुल में होंगे? महावीर किस कुल में होंगे बाबू? तो कहता है यात्रिक कुल। किस कुल में? यात्रिक कुल में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और अगर पूछ लेता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? जी, कुंडाग्राम यानी कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम, और कुंडग्राम कहाँ है? यह वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। इसके साथ ही गौतम की बहुत सारी गौतम बुद्ध को देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ही ना जी? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और कहाँ? गया, और गया में हुआ था। गया में हुआ था। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और इस सारनाथ में देने के बाद इनका देखेंगे प्रथम गुरु कौन था? सवाल पूछता है कि प्रथम गुरु इनका कौन था? तो अलार कलाम था। अलार कलाम था। ठीक है, प्रथम गुरु की बात करेगा, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। कभी कभी पूछेगा प्रथम शिष्या कौन थी? प्रथम शिष्या की बात कर लेगा। तो प्रथम शिष्या कौन थी? बोले प्रथम शिष्या उनकी माँ प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी, यह उनकी प्रथम शिष्या थी। इसके बाद देखेंगे फिर इन्होंने क्या किया कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म की चार संगति होता है। चार संगति होता है, और इस संगति से सवाल आता है। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा चार जगह जो होंगे बौद्ध संगति का आयोजन होगा, उससे सवाल बनता रहता है अक्सर। तो पहला देखेंगे रावे पाक। रावे पाक याद रखेंगे। रावे पाक को याद रखेंगे तो कम से कम 12 प्रश्न हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ये प्रथम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। बोलेगा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? सवाल पूछेगा। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? सवाल पूछेगा। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, या चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमने लिखा है रावे पाक। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अका अक। जरा देखिएगा, अका अक। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे MSMV। MSMV अगर इसको याद रखते तो हमें वहां पर प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ये प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। प्रथम जो होगा कब होगा बाबू? प्रथम 483 ईसा पूर्व, बैक सेंचुरी की बात बोल रहा है। फिर 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में होगा। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। सवाल पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया? 383 ईसा पूर्व। फिर पूछेगा तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन बताओ कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ बाबू। कुछ कटेंगे, कटना नहीं आप लोग, क्योंकि यहां से ऊपर नहीं कवर कर रहा है। उसके बाद चौथा देखेंगे तो 1 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1 ईस्वी में होता है। जरा देखिएगा कि पहला जो होगा, ये पहला कहाँ होगा? राजगीर में होगा। ठीक है, बोलेगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में। नहीं, दूसरे अगर हम देखें तो वैशाली में होगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैशाली में किया गया। तीसरा अगर पूछ लेगा कि तीसरा यानी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पा का मतलब क्या? पाटलिपुत्र में किया गया। पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, इसके साथ देखेंगे कि चौथा कहाँ आयोजित किया गया था? क से कश्मीर, और क से क्या होता है? कुंडल वन। क से क्या हो गया?
कुंडल 1 में किया गया था। क्लियर, कुंडल 1 में किया गया था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, संजना, कोई परेशानी नहीं? पूजा भारती बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ना सोचो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसा दिक्कत आएगी। चलिए, तो हमने देखा, प्रथम देखा, दूसरा, तीसरा और चौथा बहुत संगति का। अब पूछेगा क्या कि किसके शासन काल में किया गया। ठीक है, किसके शासन काल में किया गया? तो यहां पर हमने लिखा है अका अक, अका अक, बोलो अका अक, हाँ बोलो नहीं यार, पीते बोलो अका अक। अ से क्या? अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में किया गया। क्लियर? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा वाला पूछेगा बउआ, बउआ राजा मेरे जलेबी, जरा देखना, तो ये किसके शासन काल में किया जाएगा? कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में किया जाएगा, कालाशोक के शासन काल में किया जाएगा। इसके बाद पूछेगा तृतीय यानी तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है, अभिषेक आनंद, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो बाबू, गौरव, लाला, कालाशोक के शासन काल में। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो है तीसरा वाला, बहुत बार सवाल पूछा, अ से कौन सा? अशोक, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इसके बाद चौथा पूछेगा किसके शासन काल में किया गया? किसके शासन काल में किया गया? तो ये किसके शासन काल में किया जाएगा बाबू? कनिष्क के शासन काल में किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चारों बौद्ध संगति की बात हमने देखा कहाँ हुई और किसके अध्यक्षता में होगी, इसको भी देखेंगे, और किसके शासन काल में हुआ ये भी हम देखेंगे। मतलब ये जो चारों हमने देखा है, यह क्या है? ये शासन काल है, यानी उस समय राजा कौन था उसकी बात हमने की है। और यहाँ जरा देखिएगा कि ये जो है ये क्या है? जगह है, यानी कहाँ पर हुआ था, स्थल की बात है। और ये जो हमने लिखा है बउआ राजा मेरे बतासा, तो ये किसको? यह हमने लिखा है कब हुआ, सवाल पूछेगा कब हुआ, तब की बात है। अब चलते हैं कहाँ, कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं सीता, कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार। यहाँ देखिए MSMB, MSMB यानी पूछेगा कि कौन सा बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये हमें ध्यान देनी है। तो उस पर हम नजर डालते हैं। एम का मतलब क्या? महाकश्यप, जरा देखिएगा, महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। इसके बाद स का मतलब यानी एस का मतलब क्या? शाबक मीर, क्या है? शाबक मीर के अध्यक्षता में की गई थी। कहीं कहीं देगा तो सर्वकामनी देता है, डरना नहीं है बाबू। ठीक है, GK है, लड़ना है। ठीक है, सर्वकामनी। इसके बाद जरा देखिएगा, नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऐसा सवाल पूछेगा तो कौन सा? एम है। एम का मतलब क्या? मोगली, एक वो भी आता है मोगली। ठीक है, मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में किया गया था। मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में किया गया था। पूछेगा चौथा, चौथा पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था, यानी किसकी अध्यक्षता में किया गया था। और नीचे शायद कट रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह किसके? वसुमित्र के अध्यक्षता में किया था। किसके? वसुमित्र के अध्यक्षता में। इसके बाद कभी कभी यहाँ पूछता है कि उपाध्यक्ष कौन था, ये सवाल पूछ लेता है, उपाध्यक्ष कौन था? तो हम लिखेंगे कौन था भाई? वसुमित्र अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ठीक है, और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में था। सवाल पूछेगा अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में था। तो एक बार नोट करें आप लोग, मैं भी। इसके बाद दूसरा सवाल है कि अकबरनामा, दूसरा सवाल है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जरा देखिएगा, ऑप्शन है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम है। इसके बाद गुलबदन बेगम के बाद है दूसरा ऑप्शन, जरा देखिएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा जाता है अबुल फजल है, अबुल फजल है। अबुल फजल के बाद जरा देखेंगे कि तीसरा जो है वो कौन है? जहांगीर है, जहांगीर है बाबू। ठीक है, और जहांगीर के बाद यहाँ क्या है? बीरबल है।
बीरबल है। और सवाल क्या पूछा है? बीरबल, बलबल लिख रहा हूं, बीरबल, बीरबल है, ठीक है। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो कौन है बाबू? अबुल फजल, ठीक है। यानी आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। यानी जरा देखिएगा, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, अकबरनामा। अब और ऑप्शन हमारे पास बच जाता है गुलबदन बेगम, ठीक है, नाम बड़ा प्यारा है, गुलबदन बेगम। नहीं, जिसके बदन क्या हो? गुल के बने हो, मतलब मैं नहीं जानता हूं जिसके आगे। इसको देखेंगे, इन्होंने क्या लिखा था? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। सवाल कई बार आया कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम करती हैं किसके कहने पर? किसके कहने पर बाबू? किसने कहा था? तो कहा कौन था? हुमायूं ने कहा था। तो यही सवाल आ चुका है कि किसके कहने पर हुमायूं नामा की रचना की गई थी? तो हुमायूं के कहने पर गुलबदन बेगम ने क्या किया था? हुमायूं नामा की रचना कर दी थी। इसके साथ जरा देखिएगा कि जहांगीर का संबंध जरा देखें, तो तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, यह किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? ये जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको जहांगीर ने स्वयं फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। जैसे बाबरनामा किसकी है? बाबर का है। उसी तरह तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर का है। एक और ऑप्शन बीरबल, बीरबल का बचपन का नाम क्या नाम था बाबू? महेश दास। ये सवाल बहुत बार पूछा कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और इस किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग, लिखते रहे, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अगला सवाल जो हमारे पास है, अगला सवाल बोला कि शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार किसके सुधारों से प्रभावित था? ठीक है, ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, औरंगजेब और मलिक अंबर। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था? शेरशाह सूरी से, जिसने बिहार में 5 सालों तक घूम कर दिया और ऐसे प्रशासनिक स्तर को कोई भी शासक सुधार में नहीं लाया जितना शेरशाह सूरी ने किया, ठीक है। और शेरशाह सूरी के बारे में हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो चारों तरफ जल के बीचों बीच भाग में है। तो सवाल भी बना कि बीचों बीच भाग में किस शासक का मकबरा है? तो किस शासक का मकबरा है बाबू? तो शेरशाह सूरी का। और ये मकबरा है कहाँ, यानी इनका कब्रगाह है कहाँ? तो सासाराम। कहाँ पर है? सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है? बिहार में है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सीरी के एक और है शेरशाह सूरी का रोहतासगढ़ के किले का निर्माण। तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और शेरशाह सूरी ने ही पहली बार क्या किया था कि चांदी के रुपए का प्रचलन करा दिया था। तो सवाल पूछेगा चांदी के रुपए का प्रचलन किसने कराया था? किसने कराया था? ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो और देखेंगे शेरे आजम मार्ग का निर्माण किया था। लेकिन इस शेरे आजम मार्ग के निर्माण से पहले इसको, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, इसको पहली बार बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पगडंडी के रूप में, एक कच्चे रास्ते के रूप में इसका निर्माण किया था। लेकिन बाद में शेरशाह ने इसको क्या किया? पक्कीकरण का रूप दिया और इसका नाम रखा क्या? शेरे आजम मार्ग, ठीक है, शेरे आजम मार्ग। बाद में क्या होता है कि लॉर्ड ऑकलैंड आता है और इसका नाम बदल देता है और नाम क्या हो जाता है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है। और आज जीटी रोड को हम जानते हैं कि वह एनएच में शामिल हो गया है। और पहले यह जीटी रोड सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, लेकिन आज यह सबसे लंबा नहीं है। इसके बाद देखेंगे सवाल है एका आंदोलन के नेता कौन था? एका आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन है दिगंबर विश्वास, शाहजानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल, मदारी पासी। तो दिगंबर विश्वास एका आंदोलन के जनक कौन थे? तो
दिगंबर विश्वास, दो भाई थे और दोनों भाई ने एका आंदोलन किया था, इसलिए इन्हें एका आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन माना जाता है कौन सा? चारों ऑप्शन को चिल्लाएंगे, डरे नहीं लड़े। चले, मेरा कहाँ है बाबू? मेरा हैंकी ना चुराया करो, नहीं तो मैं तुम्हें चुरा लूंगा। आने दो ना यार, कई बच्चों का सर वीडियो में आ जाएगा, वीडियो तो मैं बोल तो रहा हूँ। चल अगला देखेंगे, सवाल है कि महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन जरा देख लेना बाबू, ऑप्शन की टंगड़ी तोड़ देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ठीक है। निशु बउआ अच्छा नहीं लगे तो बताना, वीडियो बंद कर दूंगा। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जरा देखिएगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा है चंपारण सत्याग्रह। एक एक करके चिल्लाएंगे, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद तीसरा जरा देखिएगा, तीसरा जो है खेरा आंदोलन, खेरा विद्रोह, ठीक है। खेरा आंदोलन या खेरा विद्रोह, खेरा नहीं बोल रहा हूं, खेरा बोल रहा हूं। चौथा जरा देखना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें बोला है कि भारत में कौन सा इनका पहला आंदोलन था? किनका? तो महात्मा गांधी का। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। इससे पहले हम देखते हैं कि वह कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था कि पहली बार उन्होंने रंग भेद नीति का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, इस तरह से काले और गोरे में भेद नहीं होना चाहिए। और वहां से उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम अपने भारत में क्या करें कि प्रचार प्रसार करें और जो भी आवाम की समस्याएं हैं उसको जनता के बीच लाएं और सरकार से लड़ें। तो चंपारण सत्याग्रह होता क्या है कि जब वह हमारे यहाँ यानी 9 जनवरी, देखिएगा कि 9 जनवरी और 9 जनवरी 1915 में लौट आते हैं, महात्मा गांधी भारत में लौट आते हैं। और जब भारत में लौटते हैं तो इसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और ये कब से शुरुआत की गई है? कब से? 2002, यानी इसकी शुरुआत कब से की गई बाबू? 2002 से शुरुआत की गई कि नहीं भाई, महात्मा गांधी जी आ गए थे, ठीक है। कब? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हमें क्या करना चाहिए? प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए। और उस समय से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। जब आ जाते हैं तो होता क्या है कि 1916 में एक अधिवेशन हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? लखनऊ अधिवेशन। जरा देखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। और उसी समय क्या था कि महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद थोड़ा सा इसको देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। तो अध्यक्षता किसने किया था बाबू? जरा देखिए, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें क्या होता है कि यह गरम दल और नरम दल दोनों एक हो जाता है, दोनों प्लस कर गया बाबू। गरम दल और नरम दल किस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में एक हो गया? तो हम देखते हैं किसमें हो गया? लखनऊ अधिवेशन में। अलग कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 और 1907 में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। जब ये गरम दल नरम दल एक हो जाता है तो कभी कभी सवाल आता है कि इसको मिलाने का काम कौन किया, किसने कराया था? तो वो थे कौन? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये प्रयास किया गया कि दोनों को मिला दिया जाए और मिला दिया गया। इसी समय क्या था कि जब महात्मा गांधी बैठे थे तो इनको आमंत्रित करने के लिए कौन जाता है?
थोड़ा सा देखेंगे कि कौन आमंत्रण कर दिया कि हमारे बिहार में आइए, चंपारण में आइए, और उसका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? उनको आमंत्रित किया। उसके बाद देखेंगे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने क्या किया? तो उनको आमंत्रित किया। इनको महात्मा गांधी को। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही रहा, बहुत बार मैंने देखा कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन में यही होता है, यही मार के आते हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे दे तो हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेनी होगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रित किया गया। होता क्या है कि फिर यह जब आमंत्रित कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ चंपारण सत्याग्रह में वो आते हैं, और उस समय कब हो जाता है? तो 1917 में क्या होता है कि हमारे यहाँ वह चंपारण आते हैं महात्मा गांधी। इसके साथ चलेंगे, आगे चलते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें। नीतू सो रहे हो क्या बाबू? देख रहे हैं। चलिए, मैं चिल्ला रहा हूँ, थक मैं रहा हूँ, सो आप देख रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या बाबू? अरे बोलो। चलो गौरव, क्या बाबू थक रहे हो क्या? थकना मना है। नेहा, अमृता, ऐसा नहीं चल जाओ। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी, और इसके साथ साथ एक और आएगा जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, और दोनों को साथ साथ लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो महात्मा गांधी। यानी असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को साथ लेने का कार्य किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में नहीं हुई थी, 1919 में हुई थी। लेकिन कहाँ? तुर्की में। ठीक है, लेकिन भारत में कब शुरुआत होगी? 1920 में ही होगी। सवाल जैसे बने वैसे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत होता है, और इसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि एक घटना होती है जिसका नाम था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा घटना के कारण क्या हुआ? महात्मा गांधी ने 1922 में इसे समाप्त कर दिया। कहा कि यह नहीं होगा, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो सवाल पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया? तो 1922 में। क्यों हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण हुआ। ठीक है, इसके साथ देखिए खेरा विद्रोह की बात कर रहे हैं बबुआ। खेरा विद्रोह कब हुआ? 1918 में। 1918 में। और खेरा विद्रोह कहाँ हुआ? गुजरात में, जहां हमने रात गुजारी थी वहां गुजरात में। ठीक है, खेरा विद्रोह कहाँ हुआ? गुजरात में। इसके बाद जरा देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जरा देखिएगा, ये कब हुआ? 1942। और इसी में इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने कि करो या मरो। ये पहले कह दिए होते तो देश आजाद हो गया होता, नहीं देश आजाद हो गया होता। करो या मरो। पूरे भारत में, पूरे भारत में। क्या बात है, सबसम की तरफ से क्वेश्चन था, सवाल मन में आया जी, बोलिए। ओहो, अच्छा चौरी चौरा है, बोला तो हूँ चौरी चौरा। गजब, क्या बात है, गजब। अरे हमें लग गया नर्सरी वाला गया नहीं है। क्या बात, इन्होंने सुधार करवा दिए, चौरी चौरा काहे लिखे। चलिए भारत छोड़ो, मैं बोल तो वही रहा हूँ चौरी चौरा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और इसी समय करो या मरो का नारा लगाया गया। अब जरा देखिएगा यह प्रस्ताव जो पारित होगा, यह प्रस्ताव कब पारित होगा? तो मुंबई अधिवेशन में होगा। कहाँ होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हुआ। ठीक है, मुंबई अधिवेशन में। और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि आज से क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, और यह कहाँ किया गया? तो मुंबई का एक ग्वालिया टैंक है, यानी एक मैदान है, वहां किया गया था। ग्वालिया
टैंक में किया गया था। इसको किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त मैदान के नाम से जाना जाता है। अगस्त मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हमने लिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक ही में रह जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले। फिर मेरा सवाल है, बोले कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन जरा देख लेना बाबू, कि ऑप्शन दे रहा है, बुध को ले रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। बुध के बाद देखेंगे मंगल के बाद ऑप्शन जो दे रहा है वो किसको दे रहा है? शुक्र को दे रहा है। और शुक्र के बाद अगर हम देखें किसको दे रहा है? बृहस्पति को दे रहा है। ठीक है, बृहस्पति को दे रहा है। आइए चलते हैं, अभी देखेंगे सोलर सिस्टम में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, और पहले कितनी थी? 9। ठीक है, आज वर्तमान में सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, और पहले कितनी थी? 9। और इसको एक्सप्लेन कौन करता है? तो इसको हम कहते हैं, क्या नाम है उसका? IAU करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक संस्था है, वही इसको क्या करता है? परिभाषित करता है कौन ग्रह है और नहीं ग्रह है। नए ग्रह की खोज हो रही है तो उसका नामकरण कौन करेगा? IAU ने किया। ठीक है, IAU का काम होता है, यही करता है। तो सबसे पहले जो पहले 9 ग्रह था, इसमें क्या किया गया? प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि डिफिनेशन होता है कि ग्रह होने के लिए हमें राउंड शेप होना चाहिए, वह प्लूटो में राउंड शेप नहीं है। दूसरा डिफिनेशन इन्होंने क्या दिया कि एक ऑर्बिट में ही चलना चाहिए। ग्रह उसे कहेंगे जो अपने परिपथ में ही चलता हो, लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं करता था। यह अपने ऑर्बिट में नहीं चल के कभी नजदीक आता है सूर्य से और कभी दूर चला जाता है। इसलिए इसको कहा कि यह ग्रह नहीं है, यह क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यानी इसके ग्रह के डिफिनेशन से हटा दिया गया और इसे कहाँ रखा गया? तो कहाँ रखा गया? एस्ट्रॉइड में रखा गया, क्षुद्र ग्रह में रखा गया है। क्लियर? ठीक है, तो प्लूटो ऐसा नहीं है कि कहीं चला गया, ऐसा नहीं है कि IAU की पावर है कि उसको उठा के कहीं रख दे। कुछ नहीं किया, केवल हमारे और आपके लिए डिफिनेशन बदला। और क्या बदला? कि प्लूटो आज प्लैनेट नहीं है, बल्कि क्या है? एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या? भटकना, कभी इधर कभी उधर, नहीं भटकना। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कि जो सवाल पूछा था कि जुड़वा बहन किसे कही जाती है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कही जाएगी? तो शुक्र को कही जाती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कही जाती है। और इस शुक्र की बात कर लेते हैं कि इसको सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसके बाद सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सवाल पूछता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यही शुक्र है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली किरणों को यह तुरंत रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण एक बार वहां गिरना और दूसरी बार वहां से निकलना क्या होता है कि डबल वहां का टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए वहां का तापमान भी क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यानी सबसे नजदीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बुध आंसर लगा लें। हमें लगाना पड़ेगा कौन सा? शुक्र। इसके साथ साथ देखेंगे कि बृहस्पति को देख लें, यह सबसे बड़ा ग्रह है। पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और इसके सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो जिसको हम कहते हैं ज्ञानवीर। क्या है? ज्ञानवीर। ठीक है, ज्ञानवीर। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का ही है, और उसका नाम क्या है? ज्ञानवीर है। ठीक है, ग्रह भी सबसे बड़ा है और ग्रह का एक उपग्रह क्या नाम है? ज्ञानवीर है। और वो किसका है? बृहस्पति का, जुपिटर का। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं मंगल को देखते हैं। इसको हम कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बुध को देखेंगे, ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा सोलर सिस्टम का, और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, और इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके साथ अगला सवाल हमारे पास आ रहा है कि नेक्स्ट है कि राशि वर्गों का भारतीय नाम क्या है? राशि वर्गों का भारतीय नाम क्या है?
जरा देखिएगा कि बोले कि वर्गो, वर्गो का भारतीय नाम देखे। ऑप्शन जरा देख लेना बाबू, ऑप्शन जो दे रहा है बोल रहे हैं कन्या, ठीक है कन्या। इसके बाद जरा देखेंगे नेक्स्ट है मिथुन, मिथुन के बाद अगर देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है, मीन है, और मीन के बाद अगर हम देखेंगे अगला है कुंभ है, कुंभ है, ठीक है कुंभ है। जरा देखना कि वर्गो, वर्गो अंग्रेजी नाम है और बोला कि इसमें से कौन होगा, तो वर्गो अंग्रेजी नाम है किसका, कन्या राशि का, कन्या राशि का है, ठीक है। इसके बाद मिथुन को क्या कहा जाएगा, मीन को क्या कहा जाएगा, मिथुन को देखें तो मिथुन को जैमिनी कहा जाता है, मिथुन को जैमिनी कहा जाता है। और इसके बाद मीन को क्या कहा जाएगा, पिसेस कहा जाता है, पिसेस कहा जाता है। इसके बाद कुंभ को क्या कहा जाता है, कुंभ को क्या कहा जाता है बउआ, कुंभ को जल्दी बोलो, कुंभ को, क्या बात है गजब, कुंभ को क्या कहा जाता है पता नहीं। तो यहाँ देखिए वर्गो किसको कहा जाएगा, कन्या को कहा जाएगा, मिथुन किसको कहा जाएगा, जैमिनी को, ठीक है, मीन पिसेस को, और कुंभ याद नहीं है, ठीक है। एक्वेरियस इसको कहा जाता है एक्वेरियस कहा जाता है, एक्वेरियस, ठीक है। कुंभ का अंग्रेजी नाम क्या है, एक्वेरियस कहा जाता है। और अगर देखें मेष राशि का शायद एरीज कहा जाता है, जैसे मैं मेष राशि। अगला सवाल है बताना है कि चापेकर भाई किससे संबंधित है। सवाल है कि चापेकर बंधु का संबंध किससे है, किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से, अगला है जैक्सन की हत्या से, रैंड की हत्या से, काकोरी ट्रेन डकैती से। और ये सवाल आपसे, इसी के साथ लेते हैं हम विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।